हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं 16वें चैप्टर से। इसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखते हैं बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के क्षेत्रों में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें प्लासी का युद्ध ये 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, तो उसका बंगाल का उस समय का तत्कालीन गवर्नर कौन था, उससे मिलान करना है। तो प्लासी का युद्ध के समय रॉजर ड्रेक जो बंगाल का तत्कालिक उस समय का गवर्नर था। द्वैत शासन लागू 1765 में लागू किया गया था। द्वैत शासन लागू ये बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद है जो बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था 1765 में। ये उस समय के बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, जिसका उस समय का बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था बेंसी टाट। बेंसी टाट कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और बंगाल अकाल जो 1770 में आया था, उस समय जो कटियर था, कटियर उस समय का बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था। और कटियर के बारे में बीपीएससी 69th पीटी में इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, कटियर कहाँ का था, तो ये इंग्लैंड का था। ठीक है, तो इस तरीके से आप है जो याद रखेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। उस समय जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था रॉजर ड्रेक था। और द्वैत शासन लागू हुआ था 1765 में। उस समय रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। और बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, उस समय के बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था बेंसी टाट। और बंगाल अकाल जो 1770 में हुआ था, ये उस समय काटियर था बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 1 2 3 4। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो है जो बक्सर के युद्ध जो 1764 में लड़ा गया, वो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? ये 1765 से 1772 तक चला था बंगाल का द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये कब से कब तक? ये 1765 से 1772 तक। बाद में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा है जो 1773 में के आसपास रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया, उसके द्वारा है जो खत्म कर दिया गया बंगाल में द्वैत शासन। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? ये हैदराबाद का निजाम था। तो सब्सिडियरी अलायंस, सबसे पहले समझते हैं कि सहायक संधि होता क्या है। तो सहायक संधि है जो अपने क्षेत्रों, अंग्रेज है जो अपने क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए, जैसे है कि वो ऐसे प्रस्तावित संधि लाते थे कि जैसे अगर कोई, जैसे हैदराबाद को अटैक से बचाना है, तो हैदराबाद को है जो बोलता था कि आप हमसे सहायक संधि कर लें, जिसके सहायक संधि से में कुछ संधि का प्रस्ताव जैसे रखा जाता था कि आपके यहाँ जो सेना रहेगा वो ब्रिटिश सेना रहेगा, आपको बस वहाँ पे है जो उसको सैलरी और उसका भोजन का प्रबंध करना है। ठीक है, और यदि आप उसको सैलरी समय पे नहीं देते हैं तो आपके यहाँ से ज़मीन है जो आपका कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरीके से सहायक संधि मतलब एक दूसरे क्षेत्रों से बचाने के लिए उसको है जो आर्म्ड फोर्सेस की तरह वहाँ पे बहाल किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, और इसके द्वारा ब्रिटिश को क्या फ़ायदा होता था कि उसका जो ब्रिटिश टेरिटरी था जो बाहरी आक्रमण से उससे बचता भी था। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। ठीक है, तो याद रखिएगा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली लाया था कौन? सहायक संधि अंग्रेज। लेकिन इसके पहले है जो सबसे पहले डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन यहाँ पे अंतिम पूछेगा, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वाइसराय था कौन? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। श्रीरंगपट्टनम ये मैसूर क्षेत्र में आता था। ठीक, अगला क्वेश्चन,
राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी बोलते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? ये डलहौजी के द्वारा की गई थी लागू। ये 1848 से लेकर 1856 इसका कार्यकाल था, 1848 से 56, ठीक है, याद रखिएगा। कई क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो राज्य क्षय माने राज्यों का क्षय होना, या हड़प नीति राज्यों को हड़प लेना, या जब्ती सिद्धांत माने जब्ती रूप से है जो सिद्धांत उसको है जो कब्जा में ले आना, ये डलहौजी के द्वारा है जो सिद्धांत लाया गया था। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई भी राज्य उसका अगर कोई महाराज या महारानी का उसका पुत्र नहीं होता था, वो है जो यदि गोद लेता था, तो गोद लेने वाले है जो उसका राजवंश होता था उसको ये लीगल नहीं मानता था और उस पूरे राज्य को है जो ब्रिटिश राज में मिला लेता था। इस तरीके से है जो बहुत सारे राज्यों को हड़पा गया। सबसे पहले 1848 में हड़पा गया सतारा को, जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद 1849 में संबलपुर। उसके बाद जो 1850 में एक भगत है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, उसको हड़पा गया। फिर 1854 में झांसी को हड़पा गया और 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन कुप्रशासन को लगाकर अवध को भी है जो ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। इस तरीके से है जो यही एक ऐसा मतलब कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, ऐसा पॉलिसी था जो बैकग्राउंड तैयार किया किसका? ये 1857 की क्रांति का, याद रखिएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा किसने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। कहाँ? 1666 में। कहाँ पे? ये पटना साहिब में, पटना सिटी में हुआ था, जहाँ पे अभी भी पटना सिटी में गुरुद्वारा है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक सिस्टम, पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुआ था, ठीक। और रेलवे का भी विकास हुआ था। सबसे पहले रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में है जो भारत में सबसे पहला रेल चला था। बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। कौन? ये गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, उन्होंने है जो गुरु नानक की जीवनी लिखी है। गुरु अर्जुन देव। अर्जुन से याद रखेगा कि कौन से गुरु हैं? तो ये 5वें हैं, क्योंकि देखिए 5 पांडव होते हैं, 5 पांडव में अर्जुन आते हैं, तो 5 ये अर्जुन याद ऐसे रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा है जो पराजित किया गया था। किसमें? ये प्लासी के युद्ध में है जो नवाब सिराजुद्दौला को पराजय हासिल हुआ था। और उसके बाद मीर जाफ़र है जो वहाँ बंगाल का नवाब बन गया था, एक कठपुतली नवाब की तरह बिहेव करता था। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन हैदराबाद के निज़ाम जो 1798 में किया था, उसके बाद अवध के नवाब भी किया था और बंगाल के नवाब भी किया था, जबकि मैसूर के राजा है जो सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि नहीं किया था, माने कि टीपू सुल्तान है जो सहायक संधि नहीं अपनाया था, ठीक है। तो इसका 1 2 3 हो जाएगा लास्ट में जो ये तो जब हार गया 1799 में युद्ध, तो ब्लेजली है जो उसके साथ है जो कर लिया था, ठीक है। 1799 में इसके साथ जो वाडेयार वंश के राजा को फिर बैठाया था। ये जब टीपू सुल्तान 1799 में युद्ध हार गया था, उसके बाद वाडेयार वंश के राजा को बैठा करके उसके साथ ये सहायक संधि है जो ब्लेजली ने अपना लिया था। तो हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर के राजा और अवध के नवाब के साथ किया था, ठीक है। लेकिन बंगाल के नवाब के साथ है जो सीधे वो मीर जाफ़र जैसे उसको बना दिया था। मीर जाफ़र को मतलब कि एक कठपुतली राजा बना करके वहाँ पे शासन कर रहा था बंगाल में। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही काल क्रम बताना है, ठीक है। तो देखिए अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन दास, तेग बहादुर, ठीक है। तो अमरदास आए, फिर रामदास आए, फिर अर्जुन देव आए, फिर तेग बहादुर। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। तेग बहादुर को है जो औरंगजेब ने है जो फांसी दे दिया था। उसके बाद तेग बहादुर के बाद है जो ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने और अर्जुन देव ये 5वें गुरु हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सुगौली की संधि पूछ रहा है कि कब हुआ था? ये 1816 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, सुगौली की संधि। इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ ही देता है कि सुगौली की संधि है जो कब हुआ था? तो 1816 में। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था सुगौली की संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुए थे, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु है जो 1799 ईस्वी में हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य
कब्जे में किए गए थे, तो ये देखिए झांसी, नागपुर व सतारा है जो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1848 से 1856 तक। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करने वाले डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। उसी के बीच में ये पोस्टल सिस्टम, डाक व्यवस्था और रेलवे का व्यवस्था है जो उन्होंने जारी किया था, ठीक है। और झांसी, नागपुर और सतारा जैसे क्षेत्रों को है जो अपने राज्यों में मिला लिया था। और यही एक कारण था कि 1857 की क्रांति में ऐसा इसने बिगुल बजाया कि पूरी तरीके से है जो 1858 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा है जो भारत में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध किस गवर्नर जनरल का था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। ठगी प्रथा के उन्मूलन माने ठगी प्रथा को खत्म करने से संबंध जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बोडेयार कहाँ के शासक था? तो ये मैसूर रियासत के शासक था बोडेयार। तो बोडेयार वंश कहाँ के शासक था? ये मैसूर रियासत के। जब 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हुई, उसके बाद है जो बोडेयार वंश के राजा को ही, जो वहाँ के युवा राजकुमार थे, उसको ही शासक बना दिया गया, और यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि है जो वेलेस्ली के द्वारा थोप दिया गया। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम, जहाँ पे 1799 में युद्ध के बाद यहीं पे मृत्यु हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? ये 1758 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 के युद्ध के बाद। देखिए ये रॉबर्ट क्लाइव को है जो स्वर्ग में पैदा हुआ है जो गवर्नर बोला गया है कि स्वर्ग में पैदा होने वाला गवर्नर, और ऐसा गवर्नर है जो बाद में द्वारा है जो देखा नहीं, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत ही अलग ही मतलब कि एक बेस प्रदान किया, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसे याद रखिएगा, काफ़ी पूछ देता है क्वेश्चन घुमा के। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने है जो समाप्त किया था। द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772-73 में। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये मराठों ने है जो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ऐसा नहीं था, गलत है। प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, ये 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था। और ये प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, जिसमें मीर जाफ़र है जो इसका नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसने धोखे से है जो इसका अंत कर दिया। और इसी का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का क्यों था, इसके बारे में जानते हैं कि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ऐसा नहीं था। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद ये संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी सही है। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, ये गलत हो गया। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, ऐसा नहीं था। सिराजुद्दौला खुद ही मारा गया, लेकिन उसका विश्वासघाती है जो बच गए, और बाद में मीर जाफ़र है जो कठपुतली नवाब बंगाल का बन गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को मजबूत करना। तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करना, यह है जो भारतीय को आधुनिक शिक्षा देने का पीछे ब्रिटिश सरकार की यही मंशा थी। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को 1856 में है जो माल एडमिनिस्ट्रेशन कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को अपने साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ये गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था, संकलित किया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अर्जुन देव कौन से? ये 5th गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे, क्योंकि पांचों पांडव में अर्जुन का स्थान पाँचवा मतलब ऐसा याद रखिएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो 1835 के मैकाले मिनट्स के द्वारा है जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बेंसीटाट, वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, बेंसीटाट, वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर। कार्टियर के बारे में अभी बीपीएससी 69th पीटी में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर बेंसीटाट, फिर कार्टियर, फिर वारेन हेस्टिंग्स। 1773-74 वारेन हेस्टिंग्स आया था, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 4, 3
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो यहाँ पे देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण ये भी था, 3 प्रमुख कारण ये बताया गया है कि भारत में राष्ट्रीय भावना, कोई भी एक नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन की भावना की कमी थी, जैसे कि लोग एक दूसरे से एकजुट नहीं थे। और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, जबकि उनके पास आधुनिक हथियार भी था। तो इस तरीके से पश्चिम वेल ट्रेंड वो लोग थे, उसके पास आधुनिक हथियार था, लेकिन भारतीयों के पास है जो कोई भी आधुनिक हथियार नहीं थी। और उसके बाद इसे है जो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण इसको नहीं मिला था, और एकजुट ये लोग नहीं थे, और इसका कोई भी एक अच्छा लीडर नहीं था। तो भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो ये तीनों है जो इसके प्रमुख, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज के पीछे ये तीनों कारण है जो जिम्मेदार है। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जो अभी बोलते हैं कि आईपीसी सेक्शन, तो आईपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी कोड, सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी बोल जानते हैं, सीआरपीसी कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 में है जो आईपीसी 1860 में लागू किया गया, जो अभी भी चल रहा है। तो भारत में लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड सीबीसी, ठीक है, सीबीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी को पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। और लॉर्ड कैनिंग कौन था? तो ये भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था, और ये 1856 के बाद है जो वायसराय बना था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय डाक टिकट और रेलवे की शुरुआत की गई थी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर तथा ठगी को समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खान उर्फ बुरहान उल मुल्क। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि बुरहान उल मुल्क किसे कहते हैं? तो इसे सादत खान को कहते हैं, सादत खान को, ठीक है, बुरहान उल मुल्क सादत खान को। ऑप्शन बी सही है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान था, बुरहान उल मुल्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। सुजाउद्दौला कौन था? ये बंगाल का नवाब था, जो कब लड़ा था? ये युद्ध लड़ा था 1764 में, बक्सर के युद्ध में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध जो 1764 में लड़ा गया में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ठीक है। तो ये शाह आलम द्वितीय, उस समय ब्रिटिश जो उस समय मुगल सुल्तान कौन था? ये शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय, जबकि उसके बाद है जो शाह आलम द्वितीय है जो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी बना था। नवाब सिराजुद्दौला एवं देखिए परमानेंट सेटलमेंट, जो लैंड का परमानेंट जमींदारी प्रथा है, किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जबकि देखिए ब्लेजली ने सहायक संधि, कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा, हेस्टिंग्स ने ये है जो वारेन हेस्टिंग्स है जो डुअल सिस्टम है जो द्वैत प्रथा को अंत किया था, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद उत्तराधिकारी बना था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? ये ठगी प्रथा को ख़त्म किया था और सती प्रथा को भी ख़त्म किया था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। तो उसको दस्तक दिया गया कि आप जाकर है जो टोकन सिस्टम, जैसा कि आप अगर टोकन दिखाइएगा तो आपको है जो कहीं भी व्यापार कीजिएगा तो उस पर है जो आपको पैसा पेड नहीं करना पड़ेगा, उस पर छूट मिलेगा, डिस्काउंट सिस्टम जैसा था। लेकिन उसने है जो ये भारतीय व्यापारियों के साथ और दूसरे व्यापारियों के साथ है जो इसको बेचना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से है जो सिराजुद्दौला को वहाँ से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिस कारण से वो बौखला गया था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध छेड़ दिया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार
निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल और खादिम खान। मोहनलाल और खादिम खान ने है जो सिराजुद्दौला का साथ दिया, जबकि सारे ने उसके साथ विश्वासघात किया, जैसे राय दुर्लभ, राजबल्लभ, मीर मदान। मीर मदान, राय दुर्लभ और ये मीर मदान किया था, जबकि खादिम खान नहीं किया था। यहाँ पे मीर मदान सही है, ठीक है। मीर मदान सही है कि मोहनलाल और मीर मदान सही है। 1 और 4 ऑप्शन सही है कि प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, जबकि राय दुर्लभ, राजबल्लभ और खादिम खान और मीर जाफ़र ये सब है जो उसको धोखा दे दिया था। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ घटी थी ये घटना? ये कलकत्ता में घटी थी, कलकत्ता में। और ये किसके द्वारा घटित की गई थी? और ये नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा ऐसा किया गया था। और इसी में एक हॉलवेल नामक ब्रिटिश अधिकारी जो इसमें बच गया था, उन्होंने इस घटना का जिक्र किया था। बहुत ही भयावह घटना था, जिसमें एक छोटे से कमरे में एक छोटी सी पतली छिद्र थी, जिसके जो द्वारा जो हवा अंदर जाता था, और उसमें जैसे 146 में से मात्र 123 लोग कोठरी में बंद कर मात्र लगभग कि 23 लोग देखिए बच गया था, बाकी सब कोई मारे गया था, ठीक है। तो ये कहाँ घटा था? ये कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो ये नवीन चंद्र सेन के द्वारा लिखा गया है कि प्लासी के युद्ध के बाद मतलब 1757 के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख मतलब कि हमेशा के लिए दुख की काली रात का आरंभ हो गया था। ये नवीन चंद्र NC सेन ने ऐसा कहा है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो KM पनिक्कर इसका आंसर हो जाएगा, KM पनिक्कर। तो KM पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी के राज को, जैसे द्वैत शासन के जो उस समय के काल था, डाकुओं का राज की संज्ञा दी गई। द्वैत शासन का मतलब आप समझ लीजिए कि द्वैत शासन में क्या होता था कि एक दीवानी राइट्स होता था, जैसे कि जो राजस्व जो पैसा का लेन देन होता था, जहाँ से टैक्स वगैरह वसूला जाता था, वो अंग्रेज देखता था। और जो भी मतलब कि पुलिस फौजदारी सिस्टम माने पुलिस या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, जिस किसी का माथा फट गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ कांड हो गया, तो है जो वो राजा देखता था। बाकी पैसा का जितना देख रेख था वो है जो अंग्रेज करता था। इस कारण से वो सारे पैसा को है जो यहाँ से ले जाकर, ऐसा कहा गया है कि ये जो गंगा की नदी को है जो एक स्पंज में डुबो कर जाकर के लंदन के टेम्स नदी में जाकर के वहाँ पे जैसे उसको सिंकोड़ के गिरा दिया, ठीक है। इस कारण से ऐसे धन को है जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, माने कि धनों का बहाव हुआ था इस तरीके से। और इसको समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772-73 में किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंध रखता है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, कब हुआ था? ये किसके लिए हुआ था? ये बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद है जो 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसे मोहम्मद रजा खान को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। शाह शुजा से। देखिए, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? शाह शुजा से। याद रखिएगा, ये शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को क्यों दिया था? तो यहाँ पे देखिए, जो शाह शुजा का जो तोप वगैरह था वो है जो नदी में गिर गया था, उसको रंजीत सिंह ने अपनी सेना की सहायता से उसको उठा करके है जो जाकर वापस उसको शाह शुजा को सौंप दिया था। इस कारण से शाह शुजा प्रसन्न होकर है जो रंजीत सिंह को पे आक्रमण भी नहीं किया और उसको है जो अपना बहुत सारा क्षेत्र भी प्रदान किया और उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किए उसको दिया था, ठीक है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? सर आयर कुट। तो ब्रिटिश जनरल कौन था? ये सर आयर कुट था, जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था कौन? हैदर अली, याद रखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये खड़क सिंह था महाराज रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। महाराज रंजीत सिंह का एक आंख था और उन्होंने ऐसा अपने बारे में ऐसा मतलब कि धर्म के बारे में बताया था कि हमारा जो आंख है
जो सिर्फ एक ही है, भगवान ने एक ही आँख दिया है, इस कारण दिया है कि हमारी एक आँख से पूरे सारे धर्मों को एक समान देखा जा सके। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि महाराजा रणजीत सिंह है जो उसके सेना में सिर्फ पंजाबी माने पंजाबी लोग ही इसमें सेना में भर्ती थे, तो ऐसा नहीं था। उसमें हिंदू मुस्लिम आदि सारे है जो उसमें उसके सेना में शामिल थे, क्योंकि वो सारे धर्म को प्रमोट करते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में है जो अमृतसर की संधि किया था अंग्रेजों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने अस्थाई बंदोबस्त 1793 में स्टार्ट किया था। परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली है जो स्टार्ट किया था, ठीक है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ये लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये 1829 का 17वां रेगुलेशन पास किया था, जिसमें है जो सती प्रथा को उन्मूलन किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था, गुरु अर्जुन देव ने। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। एक तरफ था मीर कासिम के साथ शाह आलम द्वितीय और नवाब सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और उसके बाद इसके अगेंस्ट में था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सर आयरकूट है जो नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसने जो अंग्रेजी सेना ने है जो इसके संगठित सेना को हराकर है जो पूरी तरीके से भारत में है जो प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, ब्रिटिश प्रभुत्व को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया था इलाहाबाद में, इसे पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। जो लॉर्ड कैनिंग कौन था? ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, याद रखिएगा। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये शुकर चकिया मिसल से संबंधित है। देखिए, रंजीत सिंह जैसे ये इनके पिताजी कौन थे? रंजीत सिंह के ये शुकर चकिया मिसल के सरदार थे, ठीक है, और इन्हीं में इनका जन्म हुआ था। ये मिसल क्या होता था? मिसल मतलब कि जैसे एक छोटा छोटा गांव टाइप के है जो बट गया था, ठीक है, सिख धर्म, उस तरीके से है जो शुकर चकिया 12 मिसल थे, तो 12 मिसल में शुकर चकिया मिसल से ये रंजीत सिंह संबंधित थे। तथा कथित कुशासन के आधार पर, यानी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर जो गवर्नर जनरल ने, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम को ऐसा डर था कि कहीं अगर मुर्शिदाबाद मानी कि वेस्ट बंगाल में रहेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरफेरेंस में ज़्यादा उपलब्ध मतलब कि इन्वॉल्व रहेगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुर्शिदाबाद से वो बिहार के मुंगेर में ट्रांसफ़र कर लिया अपने कैपिटल, जिस कारण से अंग्रेज भी बौखला गया। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ जो गुरुद्वारा है वो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की वहाँ पे समाधि के कारण। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? ये 1799 में मारा गया था, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारा गया था। उसके बाद मैसूर का जो बोडेयार वंश था, पहले से चला आ रहा था, उस समय उसके छोटे से युवा राजकुमार को वहाँ का नवाब बना दिया गया। और बाद में 1833 में, अभी हम लोग पढ़े 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, जिसका जिक्र किया था ब्रिटिश ऑफिसर हॉलवेल ने किया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ब्रिटिश किसने किया था? हॉलवेल ने किया है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसमें 146 के मतलब कि ब्रिटिश अधिकारियों को इसमें बंद कर दिया गया, और उसमें से 123 है जो बच गया था, बाकी 23 है जो उसमें मारे गया था। इसका जिक्र है जो हॉलवेल ने किया था।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में पटना के पटना साहिब में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ये प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। डिंडीगुल, डिंडीगुल नाम है किसका? ये तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल, डिंडीगुल याद रखिएगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय जो सरकारी खजाना था वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, ताकि वो पोर्ट से है जो जाकर विदेश अपने इंग्लैंड ले जा सके। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स है जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और हर एक 20 साल पे है जो चार्टर एक्ट लगता है। देखिए 1793 के बाद 20 साल के बाद 1813, उसके बाद 20 साल के बाद 1833 चार्टर एक्ट, हर एक 20 साल पे चार्टर एक्ट है जो मतलब कि लागू होता था। ठीक है, रेन्यू होता था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। कब? 1774 में। किसके द्वारा? ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट नियामक कानून आया था, कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में, उसका पहले स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर जनरल, उसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, नियामक जो कानून था, उसमें कोई भी खामियां रह गई थी, उसको खामियों को सुधार करने के लिए है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय। कौन सा युग में इसमें सही सुमेलित किया गया है? 1767 से 69, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 68। ठीक है, 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, ये देखिए सही स्टेटमेंट है। और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कब? 1824 से 26 में, ये स्टेटमेंट सही है। 1845 से 46 ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, फर्स्ट हुआ था। ठीक, तो 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और 1846 से 48 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, माने कि अंग्रेज और बर्मा जो म्यांमार है उसके बीच में युद्ध हुआ था, तो 1824 से 26 में। और 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। और जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा पूछ रहा था, 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। कौन सा सही पूछ रहा है? गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने, सही है। तो देखिए राम जी 4 भाई थे, तो यहाँ पे चौथा 4 आ जाएगा। ये रामदास कौन से नंबर पे थे? चौथे नंबर के गुरु थे। जबकि अर्जुन देव 5 पांडव थे, माने कि 5, तो अर्जुन को याद रखेगा, ये 5वें गुरु थे। इस तरीके से याद रख सकते हैं। गुरु अंगद और अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सिखों को उनकी अपनी लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। और किसने दिया था? तो सेकंड गुरु ये सेकंड गुरु थे, सेकंड गुरु। द्वितीय गुरु थे गुरु अंगदेव या अंगद थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट्स पर विचार करना है। सबसे पहले है जो किसके सम्मेलन, माने कि सबसे पहले किसका है जो विलय किया गया था? हड़प नीति के द्वारा, डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा का 1849 में, 1848 में। ठीक है, 1849 में इसका संबलपुर में, और 1854 में झांसी को। उसी समय नागपुर को भी किया गया था, जैतपुर को भी किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ये टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान। और ये जैकोबिन क्लब का सदस्य था, और ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने स्थापित किया था।
और ये फ्रांस के मॉडर्न जो वेपनरी सिस्टम के आधार पर डिंडीगुल में है जो अपना एक है जो शस्त्रागार भी स्थापित किया था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने ऐसा कहा था कि 100 दिन भेड़ों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय? डलहौजी के समय से है जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय से। उसके बाद है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1 नवंबर 1858 को आया लॉर्ड कैनिंग के समय, जिसके बाद है जो ब्रिटिश भारतीय राज्य का जो विस्तार था होना था उसके बाद उस पर पाबंदी लगा दी गई महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इंग्लैंड से। सूची 1 को 2 से मिलाना है। 1775 देखिए ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782, जिसे सालवाई की संधि के द्वारा है जो समाप्त की गई। ठीक है, सालवाई की संधि कब हुआ था? सालवाई, ठीक है, 1782 में इसको फिर है जो बंद कर दिया गया। इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी 1782 में सालवाई की संधि के द्वारा। 1780, ठीक है, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ 1780 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली इसका पाटोनोवाम के युद्ध में है जिसका मौत हो गया था। उसके बाद इस युद्ध को टीपू सुल्तान है जो आगे बढ़ाया था। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 से 26 तक है जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला था। ठीक है, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838-39 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्र था? तो ये कर्नल स्लीमैन था। और किसके उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से मैंने जो भी कोई भी रास्ता से जाते रहता था उसका है जो ठग है उसका लूट लेता था, मतलब डकैती होता था, उसको दमन किया था, उसको ख़त्म किया था कर्नल स्लीमैन ने। और ये उस समय के गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उत्तरवर्ती मुगल शासक उसका उपाधि या उपनाम से। तो बहादुर शाह प्रथम को दिया गया था उपाधि शाह ए बेखबर। शाह बेखबर है जो बहादुर शाह प्रथम को दिया गया था, जबकि बहादुर शाह द्वितीय कौन था? बहादुर शाह द्वितीय को जफर टाइटल दिया गया था, बहादुर शाह जफर, जिसका मृत्यु 1862 में रंगून जेल में हो गया था। और बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर बहादुर शाह जफर है जो 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक थे। फारुख सियर ये मुगल वंश का घृणित कायर से बोला जाता है। फारुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला को इसको रंगीला की उपाधि दी गई थी। 19 से 48 तक ये राज किया था। और इसी के समय है जो ये नादिर शाह ने है जो इसका पीकॉक थ्रोन जो मयूर सिंहासन शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था उसको लूट कर है जो यहाँ से ले गए जाकर के ईरान ले दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय इसका टाइटल था जफर। हम लोग देख लिया बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। इस तरीके से याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर उपाधि दिया गया, फारुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय को जफर। 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम। देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ऐसा क्वेश्चन भी मदनी से दरोगा पीटी में पूछा गया है। और ये 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। तो उसके बाद मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, जिसे शाह बेखबर भी बोलते हैं, मोहम्मद मुअज्जम भी बोलते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो जुल्फ़िकार खान के सहायता से है जो जहांदार शाह जुल्फ़िकार खान के सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। फारुख सियान किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु के सहायता से। फारुख सियर है जो सैयद बंधु की सहायता से है जो मुगल बादशाह बना था। किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? यानी कि निर्माता किंग मेकर के रूप में है जो सैयद बंधु को है जो माना जाता है। सैयद बंधु को किंग मेकर क्या होता है इसको जान लेते हैं। किंग मेकर ऐसा होता है कि जो अपना खुद राजा न बन करके दूसरे राजा को, किसी को, राजकुमार को या किसी राजा को सपोर्ट करके उसको राजा बनाता है। उसके बाद है उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है जो अपने हाथों में ले करके है जो सारा जो राज सिंहासन का जो भी शासन का कार्य है जो अपने तरीके से वो देखता है, उसे बोलते हैं किंग मेकर। ठीक है,
सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सताच्युत कर हत्या कर दी? तो फर्रुखसियार ने। तो सैयद बंधुओं ने मराठों के किसके सहायता से, क्वेश्चन याद रखिएगा, मराठों के सहयोग से मुगल सम्राट फर्रुखसियार को सत्ता से हटा करके उसका हत्या कर दिया। जैसे ही भनक लगा ये फर्रुखसियार, ये इसको सैयद बंधु को कि फर्रुखसियार है जो किसी के साथ मिल करके उसका हत्या करना चाहता है, सैयद बंधुओं को हत्या करना चाहता था, तो सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से है जो फर्रुखसियार को ही हटा दिया। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फारुखसियार को, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला को। फारुखसियार, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, ये हालांकि एक एक साल का इन्होंने राज किया था दोनों। उसके बाद है जो मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक शासन किया। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। और सैयद बंधुओं का पतन है जो किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला। जब मोहम्मद शाह रंगीला को ऐसा भनक माने उसके दिमाग में आ कि जब वो फर्रुखसियार को अंत कर सकता है तो कोई और राजा को बनाने के लिए अपना मुझे भी अंत कर सकता है, तो इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का ही अंत कर दिया। अपनी पिछली गलती को दोहराने से वो बची है। ठीक। किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर किसका नाम था? ये मूल मोहम्मद शाह रंगीला का। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला का नाम है जो रोशन अख्तर था, याद रखिए रोशन अख्तर किसका था? मोहम्मद शाह रंगीला का। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड व फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के रूप में समय में स्वतंत्र हुआ था? ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हो गया था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही स्वतंत्र हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि 1719 से लेकर 1748 तक इन्होंने राज किया था। कौन? 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला, और 1748 में ही अहमद शाह अब्दाली ने है जो मोहम्मद शाह रंगीला पे आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। कितना बार? कुल 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। तो सबसे अधिक बार 3 बार आक्रमण है जो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। टोटल 7 बार है जो अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर था शाह आलम द्वितीय का। वास्तविक नाम अली गौहर था शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब उदौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। देखिए कैसा स्टेटमेंट है कि कौन सा मुगल बादशाह था जो विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः जैसे मीर बख्शी नजीब उदौला के डर के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया था, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिले कुएं अयार में। ठीक है, तो ये बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, बहादुर शाह जफ़र के बारे में ऐसा बोला गया था। ठीक है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। कौन? शाह आलम द्वितीय। मिलान करना है राज्य और उसके संस्थापक। बंगाल में की स्थापना 1713 में मुर्शिद कुली जाफ़र खान के द्वारा की गई थी। 1713 में बंगाल की स्थापना 1713 में मुर्शिद कुली खान के द्वारा। जबकि फर्रुखाबाद जो 1714 में आज़ाद हुआ उसका है जो मोहम्मद खान बंगेश के द्वारा है जो उसका स्थापना किया गया। कर्नाटक 1720 में सादत उल्ला खान। ठीक है, कर्नाटक 1720 में। जबकि अवध 1722 में मीर मोहम्मद अमीन सादत खान उर्फ बुरहान मुल्क इसको सादत खान उल्ला को कहते हैं। ठीक है, जबकि सादत खान को बुरहान उल मुल्क जो अवध का स्थापना किया था 1722 में, सादत उल्ला खान कर्नाटक का 1722 में स्थापना किया। तो इस तरीके से है जो इसको नाम को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद का स्थापना 1724-25 में किया था चिनकिलीज खान ने। ठीक, यहाँ देखिए राज्य और उसके संस्थापक को मिलाना है। 1724 में किसने किया था इसका स्थापना?
तो मीर कमरुद्दीन चिनकिलिज खान, यानी इसको निज़ाम उल मुल्क भी बोलते हैं, निज़ाम उल मुल्क भी बोलते हैं। और ये किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय इसकी स्थापना हैदराबाद का हुआ था। रुहेलखंड का 1727 में अली मोहम्मद खान के समय है जो संस्थापक इसके था। रुहेलखंड का 1727 में आज़ाद हुआ था। ये किसके उस समय राजा था? मोहम्मद शाह रंगीला सुल्तान था। भरतपुर 1740 में इस समय इसके राजा संस्थापक कौन था? बदन सिंह। भरतपुर 1740 में आज़ाद हुआ और बदन सिंह इसके संस्थापक थे। मैसूर 1761 में इसका संस्थापक हैदर अली बना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। 1 2 3 4। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब है जो नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन, जैसे चूड़ामणि भी बोलते हैं। चूड़ामन ने जो जाट था उसने सैनिक शक्ति के रूप में ग्रामीण जाटों को एकत्रित किया था, संगठित किया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट उलिसिस कहा जाता है? तो सूरजमल को। सूरजमल, ये मेला भी, सूरज मेला भी कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट उलिसिस कहा जाता है सूरजमल को। मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? फर्रुखसियार से मिली थी। किससे? फर्रुखसियार से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो मुर्शिद कुली जाफर खान ने। किसने? तो मुर्शिद कुली जाफर खान ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजा-उद-दीन को प्रदान की थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से 1748 के कार्यकाल था। और सबसे अंतिम रूप से मुगल जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन, उस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह था। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की कि जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती थी? ये अलीवर्दी खान ने ऐसा यूरोपियन लोगों के द्वारा कहा गया, यूरोपियन लोगों के बारे में कहा अलीवर्दी खान ने। मधुमक्खी की तुलना बस याद रखना कि अलीवर्दी खान ने ऐसा कहा है। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो ये अलीवर्दी खान ने ऐसा कहा था। ठीक है, कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है। तो फ्रांसीसी कहाँ बना रहा था? चंद्रनगर में, और जबकि कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा हैज फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जा रही थी। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये अलीवर्दी खान ऐसा बोलता था। ठीक है, अलीवर्दी खान, कि बंगाल का वह नवाब था अलीवर्दी खान जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर तो कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये अलीवर्दी खान ने ऐसा स्टेटमेंट बोला था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला हुआ बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी। सबसे योग्य बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खान था और सिराजुद्दौला था। उसके बाद मीर कासिम बना। बंगाल के नवाब से अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना स्टार्ट किया गया था। इससे है जो सिराजुद्दौला काफ़ी परेशान था। अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग किया गया, जो दस्तक उसको प्रोवाइड किया गया था उसके द्वारा है जो फर्रुखसियार के द्वारा जो फ्री पास दिया गया था वो है जो दूसरों को बेच करके है जो अपना पैसा मुनाफा कमा रहा था, जिस कारण से सिराजुद्दौला को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व है जो प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। इस कारण से है जो वो ब्रिटिश कंपनी के बीच है जो सिराजुद्दौला के बीच विवाद बढ़ गया था।
भगौड़े कृष्ण बिल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों के द्वारा है जो शरण दिया गया था, इस कारण से भी है जो सिराजुद्दौला परेशान हो गया था। इसलिए तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। यहाँ पे मिलान करना है घटना और उसकी तिथि। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का द्वारा अधिकार किया गया था कब? कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा कब अधिकार किया गया था? 15 से 20 जून 1756 को। ठीक है, 15 से 20 जून 1756 को है जो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ था। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? ये 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि कई बार पूछा गया था। अलीनगर की संधि है जो 9 फरवरी 1757 को हुआ था, 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ये डेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार किया गया था 15 से 20 जून 1756 को। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो 20 जून 1756 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव को साबत जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें तो ये 24 परगना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव को साबत जंग यानी कि युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करना है तो 24 परगना था। ये कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल में था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पे मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का उस ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप न हो सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा मीर कासिम के बारे में। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना भी देते हैं। तो इसने कहा था, किसने लिखा था? ऐसा मीर कासिम ने लिखा था, ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा था। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में कि इन कथनों पर विचार करना है। शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए थे। यह स्टेटमेंट सही है। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली थी। कितने? 26 लाख रुपये की सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी है जो स्थायी रूप से मिल गया था। ये भी सही है। और हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी। ये स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है। 12 अगस्त 1765 को है जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। शुजा-उद-दौला कौन था? ये अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 को है जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो किसके बाद हुआ था? बक्सर के युद्ध है जो अंग्रेज जो जीत लिया था 1764 में, उसके बाद ये इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो ये मीर जाफर को कहा गया कर्नल क्लाइव का गधा या सियार। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? मुबारक-उद-दौला को। देखिए कैसा क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, कभी एग्जाम में डायरेक्टली उठा के पूछ सकते हैं कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के मुबारक-उद-दौला नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है। कर्नल माल्सन ने कहा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर के लिए। देखिए कैसा स्टेटमेंट है। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। तो किसने कहा है? कर्नल माल्सन ने कहा है कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है कि जितना लूट सको लूट लो, और यह कि वह सोने की, मीर जाफर मतलब कि सोने की ऐसी थाली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। ठीक है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो ये हैदर अली ने किया था। हैदर अली ने। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अरकाट कहाँ है? ये कर्नाटक में है, अरकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। ये हैदर अली ने ऐसा कहा था।
सुमेलित करना है, युद्ध है और संधि है, उसे सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में लड़ा गया, ये मद्रास की संधि के द्वारा है जो समाप्त की गई। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया और ये मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। एमएमएस याद रखिएगा, एम देखिए स्मॉल एम पहले रखिएगा, स्मॉल एम फिर कैपिटल एम, जैसे जैसे बढ़ते रहेगा एमएमएस। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में लड़ा गया, ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये मंगलौर की संधि के द्वारा जो है जो समाप्त किया गया। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त की गई थी। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की है जो मृत्यु हो गई थी युद्ध में लड़ते लड़ते श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट 1 2 3 हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हुआ था, किसने किया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध उसका नेतृत्व किया था जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ कैप्टन जो स्टीवन स्मिथ है खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, उससे याद रखेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में है जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जनरल स्मिथ ने। जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज ने किया था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट ने किया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट ने किया था। तो इसका स्टेटमेंट ए का 1 2 3 4 हो जाएगा। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 1780 से 84 के बीच, उसी में हैदर अली की मृत्यु हुआ था। उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरने। लॉर्ड मैकेरने है जो मद्रास का गवर्नर था उस समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ गया। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यह भी सही है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 2 और 4 है जो सही है। तो इस तरीके से हमने पहले इस पार्ट में है जो पार्ट ये 12 है और इसमें हमने 125 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिया है। उसके पार्ट 2 में कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं और अगले पार्ट को इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूजफुल लग रहा हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर दें और पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाले लूसेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, और ये आने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी के लिए भी जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको देखते जाइएगा। ठीक है, दोस्तों में से शेयर करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।